नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने हैं अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है अभी, उसमें टेस्ट नंबर 12 होगा, स्कीम्स एंड कमिटीज। ये पेड ग्रुप की डिटेल्स हैं आपको कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप उनसे बात करना चाहते हैं तो उन्हें भी मैसेज डेफिनेटली कर सकते हैं। समय समर्थ योजना के संबंध में निम्न में से असत्य जो कथन है उसका आपको चुनाव करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। इसकी शुरुआत दिसंबर 2020 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने ये शुरू किया था। इसका संबंध वस्त्र क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण से है और यह योजना 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के 3 वर्षों के लिए थी। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए, फर्स्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही है, इसका मतलब स्टार्टिंग जो है पूरा साल का इसका यहाँ पे दे रखा है, तो हमारा ये वाला कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। संकल्प और स्ट्राइव योजना किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के सहयोग से चलाई जा रही है? संकल्प एंड स्ट्राइव, तो ये है आपका वर्ल्ड बैंक।
3 नवंबर 2017 को प्रारंभ की गई दीनदयाल स्पर्श योजना का जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित में से क्या है, ये पूछ रहा है ये। तो दीनदयाल स्पर्श योजना है कि आपके डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाना और इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के संबंध में आपको बताना है असत्य कौन सा है। ठीक है, तो ये कह रहा है इनकरेक्ट चुनना है आपको। 2018 मई से शुरू हुई थी। इसका योजना का मुख्य उद्देश्य था 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता देना। इस योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है, LIC का, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये पहल है। तो ये आपका फर्स्ट इसमें गलत हो गया है। ये स्कीम है आपकी 2017 से शुरू। फिफ्थ, 24 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाली अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था श्री जगदीप धनखड़ जी ने। अक्टूबर 2014 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या योजनाएं जो है शामिल है? तो ये प्रशिक्षु प्रोत्साहन भी है, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा भी है, और आकस्मिक निरीक्षण की योजना, मतलब आपका आंसर डी हो जाएगा। अमृत अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का उद्देश्य निम्न में से कितने शहर और कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करना है? तो ये है 500। 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा किन वर्ग या वर्गों को नई ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना के लिए ₹10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करना है। कौन कौन से उसमें कवर्ड है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, सब। किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NURLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का नाम बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया था? 2015 में किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिसे 20 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था, केंद्र और राज्यों का इसमें वित्तीय अनुपात रेशियो पूछ रहा है। ये प्लेन एरियाज के लिए, मैदानी और पहाड़ वगैरह वालों के लिए अलग होता है। तो ये आपका 60:40 है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को किस अवधि के लिए कार्यान्वयन इसका पीरियड मंजूरी दे दी गया है? तो 2021 से 26 तक। 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्न में से कितने वैधानिक नगरों को, स्टैट्यूटरी टाउन्स कितने कवर करेगी? 40-41 ऐसे याद कर लो। प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसे अगस्त 2014 में शुरू किया गया था का आदर्श वाक्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये। मेरा खाता भाग्य विधाता। 14, गैर कोऑपरेटिव व गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋणों को कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया है? तो ये 3 श्रेणियों में, और आप बताएंगे क्या क्या है वो 3 श्रेणी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में आपको सही चुनना है। ठीक है, तो आपको बताना है प्रधानमंत्री जी ने 2023 में प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ देने की घोषणा की थी। इसमें देश के 1 करोड़ परिवारों में सौर ऊर्जा लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और 75,000 करोड़ रुपए का निवेश केंद्र सरकार करेगी और सब्सिडी प्रदान जो है इसमें करेगी। ये सारे इसके स्टेटमेंट्स सही हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रारंभ कहां से हुआ था? ये पे है क्वेश्चन में। तो ये हुआ था आपका कोलकाता से। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कहां से, कब, कौन सी डेट पे हुई थी? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो ये डेट याद रखना, 8 मार्च 2018 झुंझुनू से। कहां है झुंझुनू? बताओ जरा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। क्या कह रहा है? इसे स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग की मिशन है ये, और इसमें 2 घटक हैं। राष्ट्रीय गोजाति प्रजनन कार्यक्रम है एक तो, नेशनल बोवाइन ब्रीडिंग प्रोग्राम, और नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी NBMP। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आपके सारे सही हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है उसका मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना था। ये कब आया था? तो ये आपका आया था 1975 में। पूछ भी ये भी सकता है कौन से 5 ईयर प्लान के वक्त आया था। तो बताओ कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था इस टाइम पे, कमेंट करके बताओ। आपको सुमेलित करनी है, कुछ योजनाएं दी हुई हैं वो कब से शुरू हुई हैं ये दिया हुआ है। तो बताओ, बी है आपका आंसर। जवाहर ग्राम समृद्धि आपकी
1 अप्रैल, और रोजगार आश्वासन है 1 अक्टूबर, और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है 9 अगस्त, और डी का आपका 4 है एमपी लैड्स 23 दिसंबर। ठीक है। पीएम मित्र योजना, कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको सही कथन चुनना है। पीएम मित्र 17 मार्च 2023 को 7 राज्यों 7 शहरों में शुरू की गई थी। इसके तहत टेक्सटाइल उद्योग के तहत चुने गए शहरों में ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा नए टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। पीएम मित्र पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एसपीवी के द्वारा, जो जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य के पास होगा, इससे किया जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ये आपके सारे सही हैं। ग्राम उदय से भारत उदय, ये किस वर्ष और कहां से शुरू हुई थी स्कीम? 14 अप्रैल 2016 मऊ एमपी से। 24 अप्रैल 2020 को आरंभ हुई स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? स्वामित्व किस मिनिस्ट्री से संबंधित है? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। उजाला, सभी के लिए किफायती एलईडीज, उन्नत ज्योति, ये इंग्लिश में याद किया करो वैसे, ठीक है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज, क्योंकि फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है, कब लॉन्च हुई थी? तो 5 जनवरी 2015। विदेश मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरू की गई समीप, देखो समीप, इंग्लिश की तरफ आ जाओ, स्टूडेंट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंगेजमेंट प्रोग्राम, तो क्या इसमें से इससे रिलेटेड नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के छात्रों को विदेश मंत्रालय की भूमिका, बिल्कुल। इसका उद्देश्य है भारत की विदेश नीति में प्रमुख तत्वों के बारे में अवगत कराना। इसका उद्देश्य विदेश नीति के मोर्चे पर सफलता की कहानियां और उपलब्धियों से परिचित कराना है। इसका उद्देश्य विदेश नीति में छात्रों को शामिल करना है, नहीं फॉरेन पॉलिसी में एंगेज करना नहीं है इसका उद्देश्य। उम्मीद, यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, ये 23 सितंबर 2019 का है। किस मंत्रालय का है ये है आपका एमएसटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वर्ष 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, फरवरी 2022 में इसको बढ़ाया गया है। कब तक बढ़ाया गया इसको? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है इसमें से? तो ये पेंशन, असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन से संबंधित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तेज गति वाली इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सितंबर 2020 तक घर तक फाइबर योजना को शुभारंभ किया था? तो ये किया था आपका बिहार में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ हुआ था 1998 में। नाबार्ड द्वारा जारी मॉडल के आधार पर निम्न में से किस समिति ने सिफारिश की थी कि किसान क्रेडिट कार्ड होने चाहिए? तो ये थी आपकी आरवी गुप्ता कमेटी। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत मिशन पूर्वोदय, जिसमें देश के पूर्वी इलाकों को एकीकृत इस्पात केंद्र के निर्माण के माध्यम से तेजी से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था, कब शुरू हुई थी? इंटीग्रेटेड स्टील हब्स बनने थे इसमें, जनवरी 2020। अटल भूजल योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है कह रहा है? ठीक है, तो ये 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। आउटले इसका है 10,000 करोड़ रुपए और 10 वर्षों की अवधि के लिए संचालित है। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जल जीवन मिशन के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। तो इसमें आपका सेकंड गलत हो गया। इसका है 6,000 करोड़ जो परिव्यय है इसका, ठीक है, और ये 5 इयर्स तक का था, 2020-21 से था 24-25 तक के लिए, ठीक है। 6,000 करोड़ रुपए, जिसमें 50% विश्व बैंक से ऋण के रूप में और 50% केंद्र सहायता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। 33 स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जननी सुरक्षा योजना, जिसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है, कब शुरू हुई थी ये स्कीम? 2005 में। इंपॉर्टेंट है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना में जो लाभार्थी बालिकाएं हैं उनका एज ग्रुप क्या है? तो बर्थ से 10 साल तक। जून 2020 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है? आवासीय और शहरी मामलों का मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विद्यांजलि योजना
कब शुरू की गई है विद्यांजलि स्कीम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2016 से। 1995 में शुरू हुई केंद्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम की बात हो रही है, इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, पीएम पोषण योजना। तो कब इसका नाम बदला गया है? 2021 में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा जिसको कहते हैं, ये शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। इसको कब तक जारी रखने की मंजूरी सरकार ने दी है? मार्च 2026 तक। मई 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, ये क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में उनके ड्रॉप आउट को रोकने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अध्ययन में सहायता मिलेगी। छात्रों को विज्ञान विषय में रुचि बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। तो ये आपका ये है 8th क्लास तक के बच्चों को ड्रॉप आउट से बचाना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, रेसिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालय बनने थे, किस वर्ष शुरू की गई थी? काफी पुरानी है, 2004 की। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। ये MOEFCC ने 2018 से 21 तक 3 वित्तीय वर्षों के लिए इसको मंजूरी दी थी। इसका ऑब्जेक्टिव है एशियाई शेर का संरक्षण देना, और इसमें मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। बात हो रही है PM आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की। आपको बताना है असत्य कथन। क्या कह रहा है? शुरुआत 2018 में। यह योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली की कमियों को दूर करने और किसानों को बेहतर रिटर्न लाभ प्रदान करने के लिए है। यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है, और MSP को कानूनी रूप देने के इसको मतलब के लिए ये प्रयासरत है। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, MSP वगैरह इसमें नहीं है इंक्लूडेड, बाकी सारी चीजें इसके बारे में ठीक है। 1985 में लाई गई इंदिरा आवास योजना निम्न में से किस मंत्रालय की पहल थी? तो ये था आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चंस हैं। 2014-15 में आरंभ ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना, कौन देता है इस स्कीम को, मतलब इस स्कॉलरशिप को कौन देता है? तो ये देता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC देता है इसको। इसमें आपको सुमेलित करना है मिनिस्ट्रीज और योजनाएं पूछ रहा है, देख लो फटाफट। ए इसका आंसर है। तो गरीब कल्याण रोजगार जो है आपका, ये हो गया ग्रामीण विकास का, और कर्मचारी भविष्य निधि योजना श्रम और रोजगार का हो गया। राष्ट्रीय सेवा युवा मामले और पारिस्थितिकी विकास बल जो आपका EDF है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का हो गया। ठीक है, नहीं ये हो गया आपका रक्षा मंत्रालय का। ठीक है, C का तो 3 हो गया, D का आपका 5 हो गया। ये पूरा है इको डेवलपमेंट फोर्सेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। ठीक है, चलिए 47, सरकार ने वित्तीय वर्ष डैश के दौरान युवाओं की क्षमता का दोहन करने और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाने के लिए एक नई योजना शुरू की थी, राष्ट्रीय युवा कोर, नेशनल यूथ कॉर्प्स। तो कह रहा है कब? 2010-11 में। 48, निम्न में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? योजनाएं और उनका वर्ष दिया हुआ है, तो आप बताएंगे देख के क्या हो जाएगा इसका आंसर। स्मारक और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज 2017 का है। लिवस्टॉक मिशन आपका 2014-15, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आपकी 2011 की है। तो ये आपका कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक। 49, कौन सा सुमेलित सही है, करेक्टली मैच्ड कौन सा है, ये पूछ रहा है। स्कीम दी हुई है और उसका ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें ये सही है केवल। अप्रैल 2018 और स्वर्ण जयंती आपकी 1999-2000 की है। DCP आपकी 1997-98 की है, और ये आपका राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रणाली 1983 की है। मैंने साइड में लिख दिया, आप देख सकते हैं। निम्न योजनाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कह रहा है कौन सा? तो आपको बताना है इनकरेक्ट। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019, ठीक है, ये राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 का है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किसकी बात हो रही है? ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये आपकी है 2005 की।
तो ये हमारा गलत हो गया। और 2013 का है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, तो हमारा 58 का आंसर सी हो गया। 51, अटल इनोवेशन मिशन के संबंध में आपको गलत बताना है। अटल इनोवेशन मिशन ये 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया था। इसे नीति आयोग द्वारा देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई थी। वर्तमान में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए यह अपने कार्यक्रमों की समीक्षा तीसरे पक्ष की एजेंसियों से भी करा रहा है। तो ये किसी मिनिस्ट्री का नहीं है, ये नीति आयोग का मिशन है। आपको बताना है कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है इसमें से। 52 में आपको बताना है। तो ये देखेंगे, डिजिटल लॉकर की शुरुआत जुलाई 2016 में मिति के द्वारा की गई। 2009 में भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम लागू किया गया। साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में हुई। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय मिशन 2008 में शुरू किया गया। तो हमसे सही पूछा है, तो सही तो दूसरा हो गया आपका। ठीक है, डिजी लॉकर 2015 की है स्कीम, ये ठीक है मिनिस्ट्री। साक्षर भारत 2009 का है, और नेशनल मिशन जो है ये 2008 का नहीं है, 2007 का है। 53, स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड स्वयं, पहले तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, कह रहा है कौन सा गलत है। जुलाई 2017 में शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। ये उन छात्रों को डिजिटल क्रांति से जोड़ना चाहता है जो अब तक इससे छूते रहे हैं। इसका उद्देश्य सबसे अधिक वंचित सहित सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संस्थानों को सभी तक पहुंचाना है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक बहुउद्देशीय योजना है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो डी आपका गलत हो जाएगा ना इसमें। ये आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री का है, जो एचआरडी होती थी ना पहले मिनिस्ट्री, वो। 54 में आपको मिलान करना है मिनिस्ट्रीज और वो कब से शुरू हुई हैं, और स्कीम्स और वो कब से स्टार्ट हुई हैं। तो आंसर विल बी सी। तो एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम है आपका 2004 का। परिवार नियोजन कार्यक्रम है आपका 1952। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम है आपका 2018। और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण वाला आपका हो जाएगा 2003-2004 का। ठीक है, यस, डी विल बी 3। हाँ देख लो, डी को यहाँ मार्क कर लो। अगस्त 2020 में शुरू किया गया खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन किस मंत्रालय की पहल है? इस मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम निम्न में से कब प्रारंभ की गई थी, और इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को उनके शुरुआती चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कब शुरू हुई थी ये स्कीम? 19 अप्रैल 2021। फरवरी 2021 में गो इलेक्ट्रिक अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? गो इलेक्ट्रिक कैंपेन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। फिर से आपको मिलान करना है स्कीम्स का उनके ईयर के साथ। ए है आपका आंसर। आहार क्रांति है आपकी 2021। राष्ट्रीय मधुमक्खी और शहद मिशन 2020 का है। बांस मिशन 2006-07 का है। आर्या परियोजना 2015-16 की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट आर्या, ये किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट आर्या किसी ने शायद नहीं पढ़ा हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये है कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उनका वो आकर्षण बनाए रखना। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत डेयरी प्रसंस्करण एवं ढांचागत विकास कोष, बात हो रही है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की, ये निम्न में से किस वर्ष के बजट में शामिल किया गया था? बताएंगे? 2017-2018 के बजट में ये शामिल हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61, हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना, इसके संबंध में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना की शुरुआत की गई थी। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें केंद्र क्षेत्र के साथ साथ केंद्र प्रायोजित योजनाएं, मिशन दोनों शामिल हैं। और इस व्यापक योजना में 12 योजना या मिशन शामिल हैं और 2017-18 से 2024-25 तक की अवधि तक ये जारी रहेगी। तो इसमें से आपका गलत कौन सा हो गया? गलत आपका हो गया, इसका टाइम पीरियड आपका 2019-20 तक था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2017 में शुरू किया गया मिशन फिंगरलिंग का संबंध किससे है? मिशन फिंगरलिंग किससे रिलेटेड है? ये इजी क्वेश्चन है वैसे, ये फिश प्रोडक्शन, मत्स्य उत्पादन से। 63 में आपको स्कीम, ऑर्गेनाइजेशन और उनका साल फिर से मैच करना है।
देख लीजिए, आंसर आपका बी है। तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन आपका 2014, 15, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 2016, और लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ 1994, और जलवायु तन्यक कृषि में राष्ट्रीय नवाचार 2011। सितंबर 2019 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत निम्न में से कब तक खुरपका और मुंहपका रोग जो फुट और माउथ डिजीज है उसको कंट्रोल करने का टारगेट कब तक रखा गया है? 2030 तक। निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम कृषि और किसान मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में कौन सी नहीं आती है? तो आपका नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम नहीं आता है। तो बताइए आप ये किसके अंदर आता है? अभी तो देखा आपने ऊपर ये पशुधन संजीवनी नकुल स्वास्थ्य पत्र योजना, जिसमें पशुओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे, किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये आपकी 2017 की स्कीम है। निम्न में से किसके द्वारा वर्ष 2016 में स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसमें गांव में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का था। संचार मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2017 में शुरू की गई दर्पण परियोजना किससे संबंधित है? दर्पण प्रोजेक्ट, दिसंबर 2017, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ये है देश के डाकघर के कामकाज को पूरी तरीके से डिजिटलाइज करना। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जून 2014 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट मौसम का संबंध मुख्य में से किससे है? प्रोजेक्ट मौसम। इजी क्वेश्चंस है ये तो। देखिए 1 सेंटेंस के क्वेश्चन है। हिंद महासागर से संबंधित देशों के साथ बहुआयामी संबंध स्थापित करना, मल्टी फेसेटेड रिलेशंस विद द कंट्रीज रिलेटेड टू द इंडियन ओशन। निम्न में से कौन सी योजना मिशन प्रोजेक्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित नहीं है? अर्थ साइंसेस का नहीं है कौन सा इनमें से? तो अभी तो आप देख के आए हैं प्रोजेक्ट मौसम। 71 देखेंगे। इन कथनों पर आपको विचार करना है। भारत सरकार ने बांग्लादेश भारत सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए दिसंबर 2024 के लिए एक समिति का गठन किया था, और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में महानिदेशक एडीजी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पूर्वी कमांड के नियुक्त किया गया था। क्या होगा आंसर इसका? तो आंसर इसका करेक्ट पूछ रहा है ना, तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार ने 9 अगस्त 2024 को एक समिति का गठन किया था, और इसमें जो थे एडीजी बीएसएफ ईस्टर्न कमांड चेयरमैन थे, बाकी मेंबर्स थे आईजी बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर साउथ बंगाल के, इंस्पेक्टर जनरल आईजी थे बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर त्रिपुरा, और लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेक्रेटरी एलपीएआई, काफी सारे और भी लोग थे। ठीक है, तो चेयरमैन जो थे, चेयरमैन थे एडीजी बीएसएफ और ईस्टर्न कमांड जो थे उनको नियुक्त किया गया था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ईस्टर्न कमांड चेयरमैन होने थे, और बाकी के मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड होने थे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2024 में अपने सांख्यिकी के बेंचमार्किंग पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपकी जो कमेटी थी इसके डेप्यूटी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवपत्रा। 73 देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों के आधार पर आधार वर्ष तय करने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी ACNAS एन एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स पर एक सलाहकार समिति का गठन हुआ था। 26 इसमें सदस्य थे, और अध्यक्ष के रूप में आर्थिक विकास संस्थान के पूर्व प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदार को नियुक्त किया गया था। तो ये आपके सारे कथन सही हो गए। 74 देखिए, ये कह रहा है शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए जून 2024 में 7 सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी, और समिति के अध्यक्ष पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन नियुक्त किए गए थे। ये भी आपके दोनों सही हो जाते हैं। 75 देखिए, आपको इसमें गलत चुनना है, रॉन्ग ऑप्शन। आरबीआई ने जून 2024 में डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के प्रस्ताव पे विचार करने के लिए एपी होटा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, और भारत की नई ओवर द काउंटर नीति के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अतुल गोयल की अध्यक्षता में अप्रैल 2024 में स्त्री रोग विशेषज्ञों की 3 मेंबर की एक समिति बनी थी। इफ्स्का द्वारा 21 दिसंबर 2023 को जलवायु वित्त पर विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2024 में, और डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का मसौदा तैयार करने और डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए फरवरी 2023 में 10 मेंबर्स की एक कमेटी बनी थी। कॉर्पोरेट मंत्रालय के सचिव मनोज गोविल की
अध्यक्षता में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। तो डी क्यों गलत है? ये जो है फेब 20, ये जो आप ये मेंबर्स जो थे इसमें, ये 16 मेंबर्स थे, इसलिए गलत है ये। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, ये दिया हुआ है समिति और वो किससे संबंधित है, तो आप ये देख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आप देखेंगे सी राव जो थी समिति, ये बनी थी रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए उनके। ठीक है, मैं वैसे बता रही हूँ, आप सुन लो एक बार। ज्ञान प्रकाश थी शुगर स्कैम चीनी घोटाले के लिए, और हजारी समिति थी आपकी लाइसेंसिंग पॉलिसी के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, और नीरज कुमार थी आपकी कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। 1991 में गठित की गई नायक समिति का संबंध किससे था, ये बताना है आपको। तो ये था आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज से। ठीक है, ये थे पीआर नायक। 1992 में रामन समिति का संबंध किससे था? जानकी रमन। ये बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच करना, टू इन्वेस्टिगेट द ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ बैंक। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे था? तो ये ए और बी दोनों से था। ठीक है, पश्चिमी घाट के लिए भी आई थी ये कस्तूरी रंगन, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए भी आई थी, याद रखना। इसके लिए आई थी 2012 में, और शिक्षा के लिए थी 2017 में। समिति और उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में आपको गलत जोड़ी का चयन करना है, तो आप देख सकते हैं। शंकरलाल गुरु कृषि विपणन, मीरा सेठ हथकरघा उद्योग, सरकारिया केंद्र राज्य संबंध, राकेश मोहन थे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित, आधारभूत संरचना के वित्त पोषण। ठीक है, ये नहीं थे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, तो डी हो गया आंसर। 81, ये इन समितियों को आपको देखो, आपको उसमें अरेंज करना है कौन सी किस ईयर में गठित हुई थी, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आप देखो, प्रदीप शाह थी अगस्त 2020 की, लोढ़ा कमेटी थी आपकी 2015, पुंछी थी आपकी 2007, अभिजीत सेन 2007, तो अब ये मार्च की थी, और पुंछी समिति थी आपकी अप्रैल की, और धारिया थी आपकी 1994 की। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा आंसर। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध में आपको बताना है गलत कौन सा है। तो कह रहा है गठन भारत में गरीबी आकलन के लिए हुआ था 2005 में, 2010 में रिपोर्ट सबमिट की, और इसने गरीबी के आकलन के लिए कैलोरी मानदंड के बजाय लक्षित पोषण संबंधी परिणामों का सुझाव दिया था। तो सी गलत हो गया भाई, रिपोर्ट सबमिट की थी इन्होंने 2009 में। 83, कौन सी जो समिति है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है? बहुत फेमस समितियां हैं सारी, जीवी के राव, वीटी कृष्णमाचारी, बीएस चौहान नहीं है। ठीक है, बीएस चौहान आपकी कानपुर विकास दुबे एनकाउंटर केस नहीं था, उससे संबंधित था ये, तो नॉट इम्पोर्टेंट। 84 देखो, मल्होत्रा कमेटी 1993 में बनी थी बीमा क्षेत्र के सुधार के लिए, और आबिद हुसैन समिति 1997 में लघु उद्योग और व्यापार क्षेत्र में नीतिगत सुधारों के लिए बनी थी। तो गलत तो कोई है ही नहीं इसमें से, दोनों सही है बिल्कुल। 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, और इस समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नियुक्त किया गया था। तो आपका ए गलत हो गया। ये जो समिति थी 8 मेंबर हाई लेवल समिति थी, ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात जो थी ना, उसमें था ये, 6 मेंबर्स नहीं थे इसमें। 86, भारत में एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए किस समिति की सिफारिशों के आधार पर बात शुरू की गई थी? तो टीवी सोमनाथन कमेटी, याद रखिएगा। 87, ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी के बारे में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है। इस समिति की अध्यक्षता पेट्रोलियम मंत्रालय के पूर्व सचिव तरुण कुमार ने की थी, और गठन हुआ था भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में सहायता देने के लिए। समिति ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और इलेक्ट्रिक और गैस ईंधन वाले वाहनों में संक्रमण के लिए 2030 तक 10 लाख से अधिक लोगों वाले शहर में डीजल से चलने वाले जो 4 पहिया वाहन है उन पे प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। देखिए 2027 तक है ये जो टारगेट है, ठीक है,
नॉट 2030। 88 देखेंगे अब। अक्टूबर 2022 में मनरेगा में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति में एकमात्र महिला सदस्य थी, जिसमें लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ा के 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है। बहुत बढ़िया, दोनों सही है बातें। 89 स्वामित्व योजना पर गठित विशेषज्ञ समिति, बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। फरवरी 2022 में भारत सरकार के पूर्व सचिव और हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव श्री बीके अग्रवाल अध्यक्ष थे। 3 नवंबर 2022 को भोपाल एमपी में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार द्वारा जारी की गई रिपोर्ट और संचालन हुआ था इसका 24 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी ये स्कीम। स्टेटमेंट 3 गलत हो गया, ठीक है। ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि फरवरी 2022 में थी, बिल्कुल ठीक बात है, और प्राइम मिनिस्टर ने उसको पंचायती राज डे पे लॉन्च किया था 24 अप्रैल 2021, ना कि 24 नवंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किरिट पारिक समिति का गठन हुआ था सितंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस की मूल्य निर्धारण प्रणाली की समीक्षा और उसमें सुधार करने के लिए, और इन्होंने 1 जनवरी 2028 तक पुराने क्षेत्रों में उत्पादित गैस के लिए बाजार निर्धारित मूल्य निर्धारण की सिफारिश की थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या कह रहा है, कौन सा करेक्ट है? तो इसमें से कोई सही नहीं है। किरिट पारिक सितंबर 2022 की है समिति, याद रखना। ऑब्जेक्टिव था प्राइसिंग सिस्टम वगैरह ठीक करना, ठीक है, 1 जनवरी 2026 तक। तो और मार्केट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। कमेटी ने रेकमेंड किया था प्राइसिंग जो है नेचुरल गैस का वो ओल्ड गैस फील्ड से मार्केट बेस्ड हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2027। 91 निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए जनवरी 2023 में 17 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है नित्यानंद राय, लेटेस्ट भी है थोड़ा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय राज्य स्तरीय गिद्ध संरक्षण समिति का गठन किया गया था वल्चर कंजर्वेशन के लिए? तो ये तमिलनाडु, ठीक है। 93 नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करने के लिए गठित समिति के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। 2 सितंबर 2024 को नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन हुआ था। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की समिति में देश के सभी हिस्सों में 47 सदस्य शामिल किए गए थे। ये आपकी बातें सही हैं। 94 उपभोक्ता मामले विभाग ने वर्ष 2024 में मरम्मत के अधिकार के लिए अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी राइट टू रिपेयर के लिए। इसमें खेती उपकरण, मोबाइल फोन, टैबलेट, उपभोक्ता सामान और मोटर वाहन उपकरणों में सुधार करने तथा उन्हें दुरुस्त करने के अधिकार के तहत चिन्हित किया गया था। तो सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। व्हाई? जुलाई 2022 नॉट 2024। 95 वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्ष के रूप में अंतरराज्य परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया। इसमें 5 केंद्रीय मंत्री सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। क्या हो जाएगा आंसर? सही है आपका सेकंड। ये आपकी मई 2022 की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी इंटर स्टेट काउंसिल की, ठीक है, और चेयरमैनशिप किसके पास थी? चेयरमैनशिप थी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पास, ठीक है। और इसमें 5 यूनियन मिनिस्टर्स होने थे और चीफ मिनिस्टर्स होने थे 7 स्टेट्स के, ठीक है। ये कह रहा है सही नहीं है होगा इसमें, ठीक है। तो 7 स्टेट्स के होने थे, ठीक है, याद रखना। दूसरा गलत है मतलब। 96 सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों में प्रबंधन के लिए 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति नियुक्त की थी। इसमें से कौन इस समिति का सदस्य नहीं था? तो सुनील छेत्री नहीं थे, याद रखना। जस्टिस AR डावे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और आपके SY कुरैशी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, और भास्कर गांगुली इंडियन फुटबॉल टीम के पहले कैप्टन रह चुके हैं।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट 2025 को उत्तराखंड राज्य के समान नागरिक संहिता लागू की गई थी। कौन अध्यक्ष थे इसके? ये थे न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। 98th देखेंगे। सही आपको चुनना है इसमें करेक्ट ऑप्शन मीति जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, इसने 17 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी बनाई थी सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत 76,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। तो ये आपके सारे सही हैं, आपको सही चुनना है इसमें से। डॉक्टर राजेश पंत भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक राजेश पंत समिति में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार किया गया है। राजा जे चल्या समिति, जिसे कर सुधार समिति भी कहते हैं, का गठन भारत सरकार ने 1991 में किया था। नाबार्ड शिव रमन समिति की सिफारिश पे 1979 में गठित किया गया था। ये सारे आपके बिल्कुल सही हैं। 100 क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी समिति अपने गठन वर्ष से गलत मेल खाती है, मतलब रॉन्ग कौन सा है ऑप्शन, ये पूछ रहा है। पीके ठुंगन सही दे रखा है। गडगिल आपकी 1988 की है, ठीक है। और अशोक मेहता सही है, बलवंत राय बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। आप अपना स्कोर बताइए मुझे कमेंट करके, और प्लीज एक टेस्ट मोर देन सफिशिएंट है अगर आप ढंग से होलिस्टिकली इसको प्रिपेयर कर लें तो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। और कोई भी पेड कोर्स वगैरह आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे हमारी पेड कोर्स की डिटेल है, आप इन पे ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत फायदा होगा आपको। मिलते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू सो मच।